स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम आयुष में। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में। अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के पठारों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा पठार किस क्षेत्र में स्थित है, इसका क्या क्षेत्रफल है, इसकी क्या स्थिति है, इसका क्या लोकेशन है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश के पठारों के अंतर्गत कि इन्हें मध्य प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था, जो कि पहला है मध्य उच्च प्रदेश, सेकंड है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और जो थर्ड है पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश जो है, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठार आते हैं। सबसे पहला कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। इसके अंतर्गत कितने पठार आते हैं? 5 पठार आते हैं, जो कि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और सोन घाटी का पठार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जो कि मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठार आते हैं, मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना तथा नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, ये 5 पठार आते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। अब जो सेकंड है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इसके अंतर्गत 2 पठार आते हैं। ठीक है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश के अंतर्गत 2 पठार आते हैं, जो कि पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 पठार आते हैं। और जो थर्ड है पूर्वी पठार, पूर्वी पठार के अंतर्गत 1 पठार आता है, जो कि है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखना है। अब हम इनको एक एक करके देख लेंगे। जो सबसे पहला है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो मालवा का पठार आता है उसकी बात करते हैं। मालवा के पठार की अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अगर इसके क्षेत्रफल की पर नज़र डालें तो इसका जो क्षेत्रफल है मालवा के पठार का, तो 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 88,222 वर्ग किलोमीटर में मालवा का पठार फैला हुआ है, जो कि पूरे एमपी की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में 28%, पूरे प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये 28% पूरे प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। पूरे मालवा का पठार जो है वो 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का 28% है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो ये जो मालवा का पठार है तो ये मध्य प्रदेश में ये पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जिसके उत्तर में मध्य भारत का पठार है, पूर्व में बुंदेलखंड का व रीवा पन्ना का पठार है तथा दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी का पठार है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखना है कि मालवा का पठार किस क्षेत्र में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें हम तो ये जो पठार है तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में, जिसमें वर्षा का औसत 125 सेंटीमीटर व तापमान 40 डिग्री से 40 डिग्री 42 मिनट सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है इसके जलवायु के बारे में कि इसकी जलवायु यहाँ पर कैसी है। 125 सेंटीमीटर इसकी औसत वर्षा यहाँ पर होती है और तापमान जो है तो 40 डिग्री 42 मिनट सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर मालवा के पठार के अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कैसी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो मालवा के पठार के अंतर्गत गहरी काले रंग की यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, गहरी काली रंग की यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको याद रखना है। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि यहाँ पर एक लंबी सी चोटी है, मतलब सबसे लंबी चोटी पाई जाती है मालवा के पठार में। तो मालवा के पठार में जो सबसे लंबी चोटी है शिकार की चोटी। शिकार की चोटी जो है ये 881 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और इसके अंतर्गत कुछ अन्य चोटियाँ भी हैं, जो कि है जाना पाव की चोटी, धजारी की चोटी। ठीक है, तो ये शिकार की चोटी के अंतर्गत कुछ अन्य चोटियाँ भी हैं। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखना है। इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश पश्चिम में स्थित है, स्थित लगभग 15 जिले आते हैं। मालवा के पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ही इसी पठार के अंतर्गत स्थित जो है
15 ज़िले हैं, जिनमें से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, विदिशा, गुना, रायगढ़, सीहोर, रायसेन तथा सागर ये इसके अंतर्गत ही आते हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत ही आते हैं और पश्चिमी क्षेत्र में ही जो स्थित हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें आगे यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो इसमें चंबल, काली सिंध, छिप्रा, पार्वती, बेतवा, नेवाज, सोनार, तादोनी, माही, बारना आदि नदियाँ यहाँ से मालवा के पठार से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं मालवा के पठार के अंतर्गत, तो यहाँ की कृषि उपजों में सोयाबीन, गेहूं व कपास, मूंगफली, चना, गन्ना आदि फसलें यहाँ से उगाई जाती हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर याद रखना है, एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उज्जैन, सांची जो कि रायसेन में है, भीमबेटका, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं आदि यहाँ पर ये कुछ पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करें जो ये मालवा का पठार है इसको हमने देख लिया। आगे जो हमारा है अगला पठार नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की अगर यहाँ पर बात करें, नर्मदा सोन घाटी के बारे में, नर्मदा सोन घाटी की यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी का जो भौगोलिक विस्तार है ये 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी के भौगोलिक विस्तार के बारे में आपको याद रखना है। इसका जो क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, कितने में? 86,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा तथा होशंगाबाद, पूरे तथा झाबुआ, धार, बड़वानी, कटनी के कुछ भाग यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसमें 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। इस पठार में गहरी काली रंग की मिट्टी भी पाई जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। मालवा का पठार जो है वहाँ पर भी गहरे काले रंग की मिट्टी पाई जाती है और जो नर्मदा सोन घाटी का पठार है तो यहाँ पर भी गहरे काले रंग की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की नदियों में नर्मदा, सोन तथा दूधी शामिल हैं। कृषि की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जिसमें से गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से यहाँ पर किया जाता है और साथ ही चावल का उत्पादन भी किया जाता है, कपास भी यहाँ पर उपजाया जाता है, मूंगफली, सोयाबीन आदि यहाँ पर फसलें होती हैं नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत। ठीक है, खनिजों में चूने का पत्थर, संगमरमर, कोयला, टंगस्टन जिसे आगरगांव के जो कि आगरगांव में है, एंटीमनी आदि यहाँ पर ये मुख्य खनिजें हैं। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के दर्शनीय स्थलों की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो 64 योगिनी मंदिर जो कि जबलपुर में है, भेड़ा घाट, ओकारेश्वर जो कि खंडवा में है, महेश्वर खरगोन में है। तो ये यहाँ पर कुछ पर्यटक या दर्शनीय स्थल के रूप में यहाँ पर है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करें मध्य भारत की यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं या इसका भौतिक स्थिति क्या है। तो यहाँ पर जो मध्य भारत की भौतिक स्थिति है तो 24 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। ठीक है, तो ये जो है ये आपको ज़रूर याद रखना है। इसकी भौतिक स्थिति क्या है ये पूछा जा सकता है। इस पठार का कुल क्षेत्रफल जो है 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.68% है। ठीक है, 10 पॉइंट कितना है 68% या 67% है। ठीक है, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है 32,896 वर्ग किलोमीटर में पूरा जो मध्य भारत का पठार है ये स्थित है और पूरे मध्य प्रदेश में ये 10.68% है। ठीक है, इसमें
शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर और नीमच का उत्तरी भाग तथा गुना का पश्चिमी क्षेत्र भी आता है इस मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। ठीक है, इसमें महाद्वीप प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा की औसत की अगर बात की जाए तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा की अगर बात की जाए तो सबसे कम वर्षा जो होती है 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पर? भिंड में। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखना है। आ सकता है एग्जाम में कि यहाँ पर मध्य भारत के पठार में यहाँ पर वर्षा का औसत क्या है, इसके बारे में ज़रूर याद रखना। कितनी? 75 मीटर से कम होती है, और सबसे कम वर्षा जो होती है 55 सेंटीमीटर होती है, जो कि कहाँ पर? भिंड में होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मध्य भारत के पठार के अंतर्गत मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये चीज़ याद रखना है। जो आपका मालवा का पठार है वहाँ पर गहरे काले रंग की मिट्टी पाई जाती है, और जो सोन घाटी का पठार जो है तो वहाँ पर भी गहरे काले रंग की मिट्टी पाई जाती है। और जो मध्य भारत का पठार है तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में बहने वाली जो मुख्य नदी है चंबल नदी मध्य भारत के पठार से होकर के गुजरती है। यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं, मुख्यतः शीशम, खैर, बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे हमने मालवा के पठार में देखा और सोन घाटी में देखा तो यहाँ पर अधिकतर क्या होता है, कैसी फसलें पाई जाती हैं? गेहूँ और कपास, मूंगफली, ऐसी सोयाबीन, ये चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन जो मध्य भारत का पठार है तो यहाँ पर कटीले प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें से शीशम मुख्य रूप से पाया जाता है, खैर, बबूल के वृक्ष यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में वन प्रदेश काफ़ी कम 20 से 27% तक ही पाया जाता है। यहाँ की कृषि उपजों में सरसों का क्षेत्र सर्वाधिक है तथा उसके बाद गेहूं का स्थान आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल? सरसों यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और जो सेकंड नंबर पर या इसके बाद देखा जाए तो गेहूं उपजाया जाता है। ठीक है, खनिजों में अगर देखा जाए तो चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इमारती लकड़ी, पत्थर और मुख्यतः यहाँ पर ये मिलते हैं। चीनी मिट्टी मिलती है, चूना पत्थर और इमारती लकड़ी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर खनिजों के रूप में मिलती हैं। यहाँ पर भिंड का मालनपुर औद्योगिक केंद्र है। यहाँ प्रमुख रूप से सहारिया जनजाति का अधिवास है। यहाँ पर सहारिया जनजाति पाई जाती है। अब हम यहाँ पर अगर दर्शनीय स्थलों के या पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर पर्यटक स्थल जो है ग्वालियर का किला, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, हिंडोला द्वारा आदि ये प्रमुख यहाँ पर दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। ठीक है, तो यह चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखना है। अब हम इन पठारों को लेकर के एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और जो 3 क्षेत्र थे तो जो पहला क्षेत्र था मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठार आते थे, और 5 पठारों में जो है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार। ठीक है, ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता था। और जो सेकंड है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, इसके अंदर 2 पठार आते हैं, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, और जो थर्ड है पूर्वी पठार के अंतर्गत 1 पठार आता है, जो कि कौन सा है? बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखना है। और जो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मालवा का पठार है तो इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की यहाँ पर हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ पर तो 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। तो ये मालवा के पठार की क्या है? ये भौगोलिक स्थिति है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, मालवा के पठार का जो क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
जो कि पूरे मध्य प्रदेश का 28% है। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में ये 28% में फैला हुआ है। यहाँ पर मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जो कि शिकार की चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो लंबाई है तो कितनी है, 881 मीटर की ऊंचाई पर ये शिकार की चोटी स्थित है, और ये मालवा के पठार की ये सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर दो चांदनी चोटियाँ भी हैं जो कि जाना पाव और धजारी की चोटियाँ, और यहाँ पर इस पठार के अंतर्गत पश्चिम में ही 15 जिले स्थित हैं, जिनको हमने एक एक करके देख लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखना है। अब हमारा जो अगला है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की यहाँ पर अगर बात करें तो नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और इसके अंतर्गत जो ज़िले हैं तो जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद पूरे तथा झाबुआ, धार, बड़वानी, कटनी के यहाँ पर कुछ मुख्य ज़िले भी पाए जाते हैं नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।